नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों अपन रोजाना इस टाइम रात के 8 बजे लाइव क्लास लेते हैं, पर आज कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अपन लाइव क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और क्लास को लाइक किए बिना मत जाना मित्रों। देखिएगा, आज की अपनी जो क्लास है वो आर्थिक समीक्षा है, जिसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। 4 5 7 दिन तक अपन लगातार आर्थिक समीक्षा पढ़ने वाले हैं। देखिए, आर्थिक विकास के मुख्य सूचकों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा साथियों, पहले अपन पढ़ेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर स्थिर मूल्यों पर जो साथियों क्या रहने वाला है। ठीक है, यानी कि स्थिर मूल्यों पर साथियों सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो कितना है। तो स्थिर मूल्यों पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है मित्रों, याद रखिएगा 7,99,449 करोड़ है। कितना है साथियों, याद रखिएगा 7,99,449 करोड़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर अपन बात करें साथियों वही प्रचलित मूल्यों पर, अगर अपन बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, तो याद रखना 14,13,420 करोड़ है। ये ध्यान रखना है, 14,13,620 करोड़ है मित्रों, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वही अगर अपन बात करते हैं साथियों स्थिर मूल्यों पर, अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के जो अग्रिम अनुमानों के आधार पर अपन वृद्धि दर की बात करते हैं, तो देखिएगा साथियों सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है वो स्थिर मूल्यों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तो 8.19% की ये वृद्धि दर्शाता है मित्रों, 8.19% की वृद्धि दर्शाता है स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, एक बात याद रखना साथियों, स्थिर मूल्यों पर जो हमेशा वृद्धि दर हो, सही राशि हो, वो हमेशा कम आती है अपेक्षाकृत प्रचलित मूल्यों के। ठीक है, तो देखिएगा प्रचलित मूल्यों पर साथियों जो है वृद्धि दर कितनी है। प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो है साथियों 16.04%। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। अब अगला देखिएगा, देखिए साथियों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के आधार पर अगर अपन देखें, तो देखिए स्थिर मूल्यों पर जो है साथियों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, यानी कि स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो याद रखना साथियों 6,94,771 करोड़ रुपए, 6,94,771 करोड़ रुपए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। वही अपन बात करते हैं साथियों प्रचलित मूल्यों पर हमेशा ज्यादा रहता है, जैसे अगर देखिएगा 12,59,527 करोड़ प्रचलित मूल्यों पर है क्या, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 12 लाख है साथियों, 59,000 है और 527 करोड़ है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वही अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम, यहाँ से आपको डेफिनेट हो सकता है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। तो देखिएगा साथियों प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर अगर अपन देखें, तो स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो याद रखिएगा 86,134 रुपए। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति की आय है, यानी कि अग्रिम अनुमानों के आधार पर बताए गए हैं कि स्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो 86,134 रुपए है मित्रों। कितनी है, 86,134 रुपये है। बाकी सभी राशि करोड़ में थी, ये रुपयों में आएगी। ठीक है, प्रचलित मूल्यों की अगर बात करें साथियों, तो याद रखना प्रचलित मूल्यों पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो याद रखिएगा 1,56,149 रुपए। कितनी है साथियों, 1,56,149 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब प्रति व्यक्ति आय में अगर अपन साथियों याद रखिएगा अग्रिम अनुमानों के आधार पर अगर अपन वृद्धि दर की बात करते हैं, वृद्धि दर, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की अगर स्थिर मूल्यों पर जो वृद्धि दर की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो वो 6.94% है। कितनी है, 6.94%। ध्यान रखिएगा। अगर प्रचलित मूल्यों पर साथियों अपन प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर देखें, तो याद रखिएगा 14.85% है। कितनी है, 14.85% है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला देखिए, देखिएगा साथियों अपन बात करते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार योगदान। ठीक है, सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात कर रहे हैं, यानी कि स्थिर बुनियादी मूल्यों पर साथियों, स्थिर बुनियादी मूल्यों पर अपन क्षेत्रवार योगदान बात कर रहे हैं। और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आरएसपी की दृष्टि से। देखिएगा कृषि की बात करते हैं तो साथियों कृषि होता है 28.50%, याद रखिएगा कृषि का योगदान है 28.50% हिस्सा है। वहीं उद्योगों की बात करें तो साथियों याद रखना 27.76% है, 27.76% याद रखिएगा। और सेवाओं की बात करें तो याद रखिएगा साथियों 43.74% है, यानी कि 43.74% है। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान अपन देखते हैं, वही सकल राज्य मूल्यवर्धन है। कृषि पर याद रखिएगा 28.95% प्रचलित मूल्यों पर है।
उद्योगों की बात करें साथियों तो 27.31% है, और सेवाओं की बात करें तो याद रखिएगा 43.74% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि पर 28.95, उद्योगों पर 27.31 और सेवाओं पर साथियों 43.74% है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों निर्यात होने वाली वस्तुओं के बारे में अपन डिस्कस करें तो याद रखना साथियों, राजस्थान में जो निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के बारे में अपन डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी है। शीर्ष 5 वस्तुएं ध्यान रखना, एक तो इंजीनियरिंग जिसको अपन अभियांत्रिकी वस्तुएं कहते हैं, ठीक है, एक कपड़ा है साथियों, दूसरी है धातु, तीसरी हस्तशिल्प वस्तुएं, और चौथी है साथियों रासायनिक एवं संबंध। इसको भी अपन ग्राफ के माध्यम से भी देखेंगे। देखिएगा साथियों, इनके देखिएगा जिनका राज्य में होने वाली जो निर्यात है वो 60% से अधिक योगदान है। ठीक है, यानी कि ये 5 वस्तुएं ऐसी वस्तुएं साथियों जिनका अकेली इन 5 वस्तुओं का जो योगदान है राज्य में निर्यात होने वाली वस्तुओं में 60% से अधिक है। ठीक है, यानी कि वित्तीय वर्ष 21 और 22 में अगर अपन कुल निर्यात देखें तो 71,999.72 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। 2021 और 22 के अंतर्गत अपन देखें साथियों तो जो कुल निर्यात हुआ था वो हुआ था 71,999.72 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। और ये 5 वस्तुएं, एक तो है इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरी आती है साथियों कपड़ा, फिर आती है धातु, फिर आती है हस्तशिल्प वस्तुएं, और पांचवी आती है साथियों रासायनिक एवं संबंध। ठीक है, और 60% योगदान है इनके निर्यात में राजस्थान का। इनका ग्राफ अपन देखते हैं, देखिएगा साथियों, यहाँ पर आयामी पत्थर हैं, ये कृषि है साथियों, और रत्न व आभूषण के अंदर 9%, 9.46% योगदान है। रासायन और संबंध के अंतर्गत 9.72 है, और अभियांत्रिकी में साथियों 16.72 है, 62 है, और कपड़ा में 12.85 है, और धातुओं में 11.44, हस्तशिल्प में 10.88 और अन्य के अंतर्गत 15.62% है। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। अगला देखिए, देखिए साथियों ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना आप। देखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म कृषि सिंचाई जो योजना है PMKSY यानी कि MI सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसके साथियों ड्रिप एवं फव्वारा तकनीकी पहुंच सुनिश्चित करने वाली ये योजना है। यानी कि किसानों तक ये क्या पहुंचाएगी, एक तो ड्रिप पहुंचाएगी जिसको अपन ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, ठीक है, एक फव्वारा तकनीकी पहुंचाने के माध्यम से इस योजना को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि कुशल जल प्रबंधन की यह पद्धति है। और इस योजना के अंतर्गत याद रखना मित्रों, केंद्र व राज्य का जो वित्त पोषण है, केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण वो कितना है, ध्यान रखेगा साथियों, केंद्र का तो है 60 और राज्य का है 40। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण है, ध्यान रखना, केंद्र का 60 है साथियों और राज्य का 40 है, यानी कि 60:40 के माध्यम से ये योजनाएं संचालित हो रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान साथियों याद रखना, नवंबर 2022 तक 63.97 करोड़ यानी कि 38.38 करोड़ केंद्रीय अंश तथा 25.59 करोड़ राज्य अंश, इन दोनों का अंश लगा है, दोनों का मिलाकर के 63.97 करोड़ हुआ है नवंबर 2022 तक, ये ध्यान रखिएगा, वे किए गए हैं। नवंबर 2023-22 तक साथियों ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के तहत साथियों याद रखना 25,420 हेक्टेयर तथा 32,468 हेक्टेयर को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें याद रखने योग्य बात यह है 60:40 दोनों का केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो कितना है, बस ये याद रखना है। और ये किस पर आधारित है, ड्रिप व फव्वारा तकनीक पर ये योजना आधारित है, ये थोड़ा आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अटल भूजल योजना साथियों इंपॉर्टेंट योजना है, आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ याद नहीं रखना। जो अटल भूजल योजना है साथियों ये भारत सरकार द्वारा तथा विश्व बैंक के द्वारा 50:50 की सहायता से भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए, साथ साथियों इसके घटते स्तर को रोकने के लिए चलाई जा रही है। ये ध्यान रखना है, ये 5 वर्ष के लिए चलाई जा रही है। 5 वर्षों के लिए साथियों कुल बजट जो राशि है वो 1,1189.65 करोड़ के रूप में अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है। ठीक है, और इस योजना के तहत याद रखिएगा साथियों राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की साथियों 1139 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। ये योजना अति महत्वपूर्ण है साथियों। अटल भूजल योजना किस बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, तो आपको याद रखना है साथियों विश्व बैंक। ठीक है, और विश्व बैंक का इस योजना में कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो याद रखिएगा 50%। अगर आपसे पूछ ले कि भारत सरकार का इसमें कितना प्रतिशत हिस्सा है इस योजना के संचालन में, तो वित्तीय हिस्सा है इसका भी 50%, दोनों का 50-50% है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और घटते जल स्तर को रोकने के लिए अटल भूजल योजना को संचालित किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और ये 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें राजस्थान के साथियों याद रखना, इसमें इंपोर्टेंट रखने बात योग्य है कि 17 जिलों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, और वित्त पोषित बैंक है आपके विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट देखिए,
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके तहत साथियों पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मित्रों जो भी पात्र बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसके तहत कितना कितना बेरोजगार भत्ता दिया जाता है देखिएगा साथियों। पुरुषों के लिए साथियों 4,000 रुपये तथा साथियों महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए साथियों 4500 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2 साल या जब तक वे नियोजित यानी कि स्वनियोजित नहीं हो जाते, जो भी पहले हो दिया जाता है। इसका मतलब यह है मित्रों कि पुरुषों यानी कि जो मेल हैं साथियों उनको तो 4,000 रुपये इसमें बेरोजगार भत्ता दिया जाता है, और जो फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, और विशेष योग्य जन है साथियों जो दिव्यांग जन है उनको इसके तहत 4500 रुपये का बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। और कब तक के लिए दिया जाता है साथियों? 2 साल के लिए। और यानी कि 2 साल तो है ही सही, देंगे ही सही, और साथ ही जब तक वो जॉब नहीं कर लेते मित्रों, यानी कि अगर उससे पहले भी वो अगर जॉब लग जाते तो उनका बेरोजगार भत्ता बंद हो जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से खुद का बिजनेस, जॉब या कुछ भी हो, ठीक है। राजस्थान सरकार ने इसके बाद एक ये और योजना है साथ ही, ये दूसरी योजना है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने खादी श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक प्रदान करने और राज्य में खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथियों 13 जुलाई 2022 ये डेट याद रखना है साथियों, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यानी कि प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखेगा 13 जुलाई 2022 को खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होती है मित्रों 13 जुलाई 2022 को, ध्यान रखिएगा। इसको किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा साथियों खादी श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक प्रदान करने और राज्य में खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी कामगार आर्थिक जो प्रोत्साहन योजना है इसको 13 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था, ठीक है। दिसंबर 2022 तक साथियों याद रखना 1054 श्रमिकों को 11.50 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और मेरे हिसाब से ये योजना अति महत्वपूर्ण है साथियों आपके आरएस के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। यानी कि 13 जुलाई 2022 को खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था खादी श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक और प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है, यानी कि खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा साथियों पूर्व स्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए साथियों रोजगार अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से ये भी साथियों अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा साथियों पूर्व स्नातक और स्नातक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से साथियों 20 अगस्त 2022 को, ये डेट याद रखनी है, 20 अगस्त 2022 को साथियों, 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का जो उद्घाटन है साथियों वो किया गया था। किसके लिए? स्नातक यानी कि जो पहले स्नातक हो चुके हैं, जो वर्तमान में स्नातक हैं, और जो स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं उनके रोजगारों के अवसर को बढ़ाने की दृष्टि से 20 अगस्त 2022 को साथियों राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि आरकेट का उद्घाटन किया गया है। और इसके अंतर्गत साथियों याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यानी कि बिग डेटा और ब्लॉकचेन आदि विभिन्न लक्षित तकनीक हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022-23 के दौरान आरकेट के तहत साथियों 320 उम्मीदवारों को लाभान्वित किया गया है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना साथियों 2022, और ये योजना तो अति महत्वपूर्ण है, इसको लॉन्च किया गया था 7 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, 7 अक्टूबर 2022, ये ध्यान रखना है। राज्य में तीव्र साथियों, राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया है। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब लागू किया गया था? 7 अक्टूबर 2022। वैसे तो इस योजना को साथियों 2019 में ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसको और अधिक व्यापक बनाने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 जो है 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया है, डेट आपको याद रखनी है। और इस योजना के जो उद्देश्य हैं वो क्या है देखिएगा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के जो मुख्य उद्देश्य वो निम्न प्रकार से वर्णित किए गए हैं। देखिए साथियों, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% वार्षिक दर से विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये चारों पांचों बिंदु आपको याद रखना है मित्रों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को सृजन करना,
देखिएगा साथियों, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों के को जो है अतिरिक्त प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। देखिए ये तीनों चीज याद रखनी है, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा और चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन करना है। देखिएगा साथियों, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को भी प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को लॉन्च करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इनमें से आपको दे देंगे और एक अलग दे देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है चारों, हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा और चिकित्सा उपकरण और पर्यावरण संरक्षण, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार अवसरों का जो है वो सृजन देना है, ठीक है। अगला देखिए, देखिए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की अगर अपन बात करें मित्रों, तो आपको क्या याद रखना है। देखिए राजस्थान 66.1% साक्षरता है और भारत की बात करें तो 73.0% साक्षरता है मित्रों, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन बात कर लेते हैं पुरुष। देखिए अगर राजस्थान के अंदर पुरुषों की साक्षरता कितनी है तो 79.2% है और वही भारत में 80.9% है, ठीक है। महिलाओं की साक्षरता दर 52.1% है और भारत की 64.06% है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्य सहभागिता दर राजस्थान में 43.6% है, वही भारत में साथियों 39.8% है। ये तो आर एस 2021 में पूछा गया था। अब यहाँ से भी आपको डेफिनेट प्रश्न मिलता है साथियों, ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा 17 धात्विक खनिज एकमात्र उत्पादक, 17 जो है धात्विक खनिजों का उत्पादन राजस्थान में होता है, जिसमें साथियों केवल और केवल एकमात्र उत्पादक कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान सीसा, अयस्क और दस्ता अयस्क में एकमात्र उत्पादक राज्य है, ध्यान रखिएगा। और अग्रणी उत्पादक है चांदी के मामले में, इनके साथ चांदी का अयस्क भी निकलता है, ठीक है। जावर उदयपुर के अंदर का चांदी की खान भी है, ध्यान रखिएगा। 39 साथियों अधात्विक खनिज यहाँ पर खनन किए जाते हैं, जिसमें एकमात्र उत्पादक है, एक तो सेलेनाइट, राजस्थान एकमात्र उत्पादक है इस खनिज का, और एक है वोलेस्टोनाइट। साथियों सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट जो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, इनका एकमात्र उत्पादक है। वहीं अग्रणी उत्पादक की बात करें तो सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड और लाइमस्टोन, सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड और लाइमस्टोन, इन तीनों का भी अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। एकमात्र उत्पादक सीसा जस्ता, ये ध्यान रखना है। सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, अग्रणी उत्पादक चांदी, सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड और लाइमस्टोन, ठीक है। और वही तीन ईंधन भी राजस्थान से निकलते हैं, वो है कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों राजस्थान। 22 गौण खनिज भी यहाँ से खनन किए जाते हैं, जिसमें मार्बल आता है साथियों, ग्रेनाइट आता है और सैंडस्टोन आता है। ये आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा। अब देखिए साथियों, योजनाओं के उद्व्यय यानी कि 2023-24 के बिंदु आरएस में हो सकता है यहाँ से आपको प्रश्न साथियों जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगता है कि ये प्रश्न मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से प्रश्न बनने के जो चांसेज है वो कहाँ से आ सकते हैं। एक तो साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि एवं संबंधित सेवाओं पर कितना व्यय किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कुल बजट का 5.74% व्यय किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत कुल कितना व्यय किया गया है कुल बजट का, तो ध्यान रखना साथियों 10.79% है। और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर तो याद रखिएगा साथियों इस पर है 0.36, सबसे कम है ये, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे कम ये नहीं है, सॉरी, सबसे कम है वैज्ञानिक सेवाएं। देखिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात करते हैं तो 3.63% है। और विद्युत, ये कई बार पूछा गया था 2021 में, ध्यान रखना है। विद्युत पर खर्च किया गया है साथियों 13.67%, ठीक है। वही अपन उद्योग और खनिजों की बात करें तो 1.12% है, इस पर तो ध्यान रखना। और अपन परिवहन की बात करते हैं तो मित्रों याद रखना 6.2%, 6.10% है परिवहन पर, ठीक है। और विज्ञान सेवाओं की तो अपन बात कर ही रहे हैं 0.01%, जो सबसे कम है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं सबसे ज्यादा ये है, ध्यान रखना 52.65%, 52.65%, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आर्थिक सेवाओं पर 3.54% और सामान्य सेवाओं पर मित्रों 2.39%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आर्थिक सेवाओं पर 3.54%। इसको आपको अच्छे से याद करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको इसकी अपने मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। मोबाइल ऐप का जो नाम आप याद रखना साथियों कुमावत जीएस, आप प्ले स्टोर पर डालेंगे तो वहां पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, देखिए साथियों बात करते हैं अपन अति शहरीकृत जिलों की। तो ध्यान रखना साथियों, कोटा एक अति शहरीकृत जिला है, जयपुर और अजमेर। कोटा, जयपुर और अजमेर ये तीनों ऐसे शहर हैं जहाँ पर अति शहरीकृत जिले हैं। न्यूनतम शहरीकृत जिलों की बात करें तो वो कौन से हैं, तो ध्यान रखना शहरों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है। डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा और बाड़मेर, ठीक है। डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा न्यूनतम शहरीकृत जिले हैं।
अगला देखिएगा। अब देखिए राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात कर लेते हैं, जिसमें पहाड़ी किलों के अंतर्गत 6 किलो को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखना वो कौन कौन से, एक तो है साथियों चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा है कुंभलगढ़ का किला, तीसरा है साथियों रणथंभौर का किला, चौथा है जैसलमेर का किला, फिर आता है आमेर, और फिर आता है साथियों गागरोन का किला, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला ऐसा किला है साथियों, आप इसे जल दुर्ग की श्रेणी से छोड़ करके बाकी किसी भी श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। कुंभलगढ़ का किला पहाड़ी किलों में आता ही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। संरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो साथियों इसमें सिटी वॉल पर कोटा संरक्षित क्षेत्र में है, और जयपुर को इसमें रखा गया है। पूरा जो जयपुर है साथियों, इसको राजस्थान यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। वेधशाला की बात करते हैं तो कौन सी वेधशाला, तो ध्यान रखना जंतर मंतर को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखिए। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी कृषि श्रमिकों के लिए साथियों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो कितना है, तो ध्यान रखना 1986-87 बराबर 100। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वही अपन 1999-2000 बराबर 100 की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है मित्रों। थोक मूल्य सूचकांक, वैसे तो अपन इनको कई बार पढ़ चुके हैं, पर रिवीजन के तौर पर अपन इसको बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। राजस्थान में भूमि उपयोग 2020 और 21 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिएगा चालू पड़त भूमि क्षेत्र की बात करते हैं तो साथियों कितनी है, 4.89% है। वही वानिकी क्षेत्र की बात करते हैं तो याद रखना साथियों 8.08% है। ऊसर या फिर कृषि अयोग्य क्षेत्र की बात करें मित्रों तो याद रखना 6.91% है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र पर याद रखना साथियों 52.34% है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ई सभी कथन इसमें सत्य होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। अब इसके ग्राफ की अगर अपन बात करें मित्रों तो ग्राफ से आपको क्या याद रखना है, देखिएगा अपन सबसे पहले बात करते हैं 8.08% वानिकी का क्षेत्र है, ध्यान रखना है। 5.86% कृषि के अतिरिक्त यानी अन्य उपयोगी भूमि है। 6.91% साथियों ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है। और 4.86% साथियों स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि है। ठीक है, और 0.9% याद रखना साथियों वृक्षों के झुंड तथा बाग है। और 10.87% याद रखना साथियों बंजर भूमि है। ठीक है, और 6.10% की बात करते हैं तो साथियों याद रखना अन्य चालू पड़त भूमि है। और 4.89% की बात करते हैं तो साथियों याद रखना चालू पड़त भूमि है। ठीक है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तो ये देख रहिएगा आपके सामने जो ग्रीन कलर का है ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगला देखिए। देखिएगा साथियों अगला जो प्रश्न है वो है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या क्या थी, तो याद रखना राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की जो संख्या थी मित्रों वो थी 76.55 लाख। ठीक है, क्षेत्र 55 लाख। नेक्स्ट देखिए। अब राजस्थान में कृषि गणना के अनुसार कुल जो महिलाएं साथियों प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, 7.75 लाख। ठीक है, ये 2015-16 के अनुसार है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार साथियों वर्ष 2022-23 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन का जो प्रारंभिक पूर्वानुमान है वो है 253.99 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, 253.99 लाख मेट्रिक टन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का साथियों कौन सा स्थान है, तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी फसलें हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा ये रहा आपके सामने मित्रों। देखिए साथियों बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और कुल तिलहन के मामले में देखिए साथियों बाजरा उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, पोषक अनाज के उत्पादन में और कुल तिलहन के उत्पादन में, यानी कि इन चारों के मामले में राजस्थान साथियों प्रथम स्थान पर है। ये देखिएगा ये रहा अपना राजस्थान। ठीक है, वहीं साथियों अपन बात करते हैं कुल दलहन के मामले में। ठीक है, और कुल मूंगफली के मामले में। ठीक है, कुल दलहन और मूंगफली उत्पादन के मामले में अगर अपन देखें तो राजस्थान साथियों याद रखना दूसरे स्थान पर है। कुल दलहन उत्पादन में और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, वहीं साथियों अगर अपन बात करते हैं चना और जवार और सोयाबीन के उत्पादन में। ठीक है, चना हो गया, जवार हो गया और सोयाबीन हो गया। चना जवार सोयाबीन के मामले में राजस्थान साथियों तीसरे स्थान पर है। ये देखिएगा चना, जवार और सोयाबीन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि गंवार की अगर मित्रों बात करें, जो गंवार है गंवार के उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, गंवार में, ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। अब बात करते हैं साथियों अपन सोलर पावर के। देखिएगा सोलर पावर के मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो विकास है वो राजस्थान में किस प्रकार से हो रहा है, ये अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा
भड़ला साथियों, भड़ला आप सभी ने पता होगा कि भड़ला जोधपुर में साथियों 2245 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क जो है 4 चरणों में इसका विकास किया गया है। भड़ला जोधपुर, ये आपको याद रखना है साथियों। भड़ला कहाँ पर है? जोधपुर। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका जो विकास हुआ है वो 4 चरणों में हुआ है, ये ध्यान रखने का। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत साथियों 4 निर्माणाधीन जो है सोलर पार्क विवरण जो है निम्नानुसार है। देखिएगा वो कौन कौन से पार्क है साथियों। देखिएगा साथियों, फलोदी और पोखरण जो सोलर पार्क है इसकी क्षमताएं 750 मेगावाट। इनका विकास एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान जो कि राज्य सरकार एवं एसएल इंफ्रा लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम कंपनी है और इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उक्त पार्क में साथियों 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फलोदी पोखरण जो सोलर पार्क है साथियों, जो इसकी क्षमता है 750 मेगावाट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फतेहगढ़ यानी कि फेज 1B का विकास हो रहा है, 1500 मेगावाट इसकी विकास क्षमता है, ध्यान रखना। और इसका विकास भी कौन कर रही है? संयुक्त उपक्रम मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है राजस्थान लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। उक्त पार्क में 896 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वैसे ही नोखा जैसलमेर की बात करते हैं तो इसकी क्षमता है 925 मेगावाट। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और इसका विकास सोलर पार्क का ध्यान रखना, विकास जो है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी यानी कि RSDCL द्वारा किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। पूगल बीकानेर की बात करते हैं साथियों, इसकी क्षमता है 1450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का जो विकास है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट है वो देखिएगा पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा भी आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 यानी कि दिनांक 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी और ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 120 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित जो क्षमता है साथियों 1,27,750 मेगावाट है। ठीक है, और दिसंबर 2023 तक राज्य में कुल जो है 4,442.145 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1690 मेगावाट क्षमता के साथियों विंड सोलर हाइब्रिड संयंत्रों की स्थापना जो है माह दिसंबर 2022 तक की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखिए तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड जो ऊर्जा नीति है साथियों ये कब जारी की गई थी? तो याद रखना 18 दिसंबर 2019। और इसी दिन याद रखिएगा साथियों जन आधार अध्यादेश प्राधिकरण लागू हुआ था और इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत भी इसी दिन की गई थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की जो अपनी क्लास होगी साथियों, अगर टेक्निकल इश्यू जो अपना थोड़ा वाईफाई का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है वो अगर कल उसका सोल्यूशन हो जाता है तो कल अपन लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, और आज के लिए ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो जो पूरी क्लास देख लेते हैं वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, कि क्लास आपको कैसी लगती है। कल अपन पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उद्योग वाणिज्य विभाग, इन सब की जो नीतियां हैं उस सब के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी लगातार राजस्थान आर्थिक समीक्षा की क्लासेस चलती रहेगी। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ठीक है, RS प्री का एग्जाम आप इन क्लासेस के माध्यम से बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।